हेलो, हाय, गुड इवनिंग। मैं अमित कुमार अपने संस्थान मोतिहारी के डीएम एक्सप्रेस की तरफ से आज प्राचीन भारत का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप लोग ओवरऑल हिस्ट्री में आज पहला क्लास है हिस्ट्री का, इसमें प्राचीन भारत होगा। उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, आप लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ओवरऑल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल है वो इतिहास कहलाता है। ओवरऑल हिस्ट्री की बात करेंगे तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल है वो इतिहास कहलाता है। इसमें अगर कहा जाए तो भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा इतिहास का वर्गीकरण किया गया अलग अलग समय में। पहली बार 17वीं शताब्दी में अगर बात की जाए तो 17वीं शताब्दी में अगर बात की जाए तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरस के द्वारा अध्ययन के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। ओवरऑल इतिहास की बात करेंगे तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल है वो इतिहास कहलाता है। हिस्ट्री जिसे सभी विषयों की मां, मदर ऑफ सब्जेक्ट कहकर पुकारा जाता है, सभी विषयों की मां। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग समय में अलग अलग विधि से कहा जाए तो इतिहास का वर्गीकरण किया गया। कहा जाए तो जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरस के द्वारा अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। उसके बाद 100 वर्षों के पश्चात लगभग 18वीं शताब्दी में वर्ष 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड जान रहे हैं आप लोग? क्या है? स्कॉटलैंड देश है। स्कॉटलैंड निवासी जेम्स मिल के द्वारा भी जेम्स मिल ने भी इतिहास को कालक्रम के आधार पर 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। कौन कौन? तो पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत, जिसका टाइमिंग जो दर्शाया गया तो 10 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो काल रहा वो प्राचीन भारत कहलाया। 7वीं शताब्दी से लेकर के
1707 का जो काल कहलाया वो मध्यकालीन भारत का काल कहलाया, और 1707 से लेकर के 1947 का जो काल रहा वो आधुनिक भारत कहलाता है। अब देखेंगे कि प्राचीन भारत में हिंदू शासक शासन कर रहे थे। प्राचीन भारत में हिंदू शासक शासन कर रहे थे। हिंदू शासक बोले तो कौन? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु जैसे राजा शासन कर रहे थे। इसलिए प्राचीन भारत में हिंदू राजवंश के द्वारा शासन किया गया। मध्यकालीन भारत में इस्लाम, बोला जाए तो मुसलमान के द्वारा शासन किया जा रहा था और वो इस्लाम धर्म को मानते थे। आधुनिक भारत में ब्रिटिश, आधुनिक भारत में बोला जाए तो ब्रिटिश के द्वारा शासन किया जा रहा था। ब्रिटिश जो कि ईसाई धर्म को मानते थे, है ना, ब्रिटिश जो ईसाई धर्म को मानते थे। तो सीधी सी बात है कि आप लोगों ने धर्म के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण किया। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। अब देखेंगे कि ये तो 3 भागों में आप लोगों ने बांट दिया। लिपि के आधार पर भी इतिहास का वर्गीकरण होता है। लिपि के आधार पर बोला जाए तो भाषा के माध्यम से या लेखनी के माध्यम से भी इतिहास का वर्गीकरण होता है। क्या होता है? तो पहला प्राक-ऐतिहासिक काल कहलाता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है और तीसरा ऐतिहासिक काल कहलाता है। एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, लिखित साक्ष्य नहीं है, तो पढ़ेंगे क्या? कुछ भी नहीं। खुदाई से प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसे प्राक-ऐतिहासिक काल कहकर पुकारा जाता है ना। उत्खनन से प्राप्त अवशेष के आधार पर जिसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, वास्तविक रूप से इसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जांचेंगे कैसे? तो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, है ना, कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से। एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो है, लिखित साक्ष्य है, पर सही से पढ़ा नहीं गया है। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का स्थान आता है, जहां प्राक-ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन संस्कृति का स्थान आता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल की बात होती है। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का स्थान आता है, जहां सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से 2350 से लेकर के 1750 माना गया। वहीं वैदिक सभ्यता का कालक्रम कहेंगे तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना गया। अब कहेंगे, मन में जाएगा कि सर वैदिक काल तो पढ़ चुके हैं हम लोग, क्या वेद पढ़ चुके हैं? आएगा ना मन में कि वेद तो पढ़ चुके हैं, लेकिन आर्यों के बारे में वैदिक काल का जो प्रचार प्रसार हुआ, वैदिक काल को जो आगे बढ़ाया गया, किनके द्वारा? आर्यों के द्वारा। आर्य कहां से आए उसके बारे में ही कंट्राडिक्शन है। भिन्न भिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत है। मैक्स मूलर जो कि भारतीय संस्कृति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संस्कृत में अपना नाम बदल करके मोक्ष मूलर रख लिया। उन्होंने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया को बताया, यूरेशिया प्रदेश को। वहीं बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने बैक्ट्रिया प्रदेश को बताया है। पंडित गंगानाथ झा, उन्होंने तिब्बत प्रदेश को बताया है। अन्य इतिहासकारों के द्वारा कोई कहता है कि दक्षिण भारत के ही निवासी थे आर्य। तो भिन्न भिन्न इतिहासकारों के द्वारा भिन्न भिन्न मत दिया गया, अनेक मत दिए गए, कोई एक मत पर काबिज नहीं रहा। लेकिन वास्तविक रूप से अगर कहा जाए तो मैक्स मूलर का जो मत है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, इसी को माना जाता है। इसलिए वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब एक तीसरा काल है ऐतिहासिक काल।
एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसे पढ़ा भी गया है। उसे पढ़ा भी गया है। मूल रूप से छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व को क्या और कहेंगे? महाजनपद काल। उसे द्वितीय नगरीकरण का भी काल कहते हैं। तो पहला नगरीकरण कहां हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में। नगरीकरण का अर्थ क्या होता है? क्या होता है नगरीकरण का अर्थ? क्या होता है नगरीकरण का अर्थ? बताइए। नगर का विकास। और अच्छा, और कोई बताएगा? बताइए, सोचिए और बताइए, नगरीकरण का अर्थ क्या होता है? जो विकसित रूप में हो, व्यापार हो। और क्या? बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे? बोलिए। मेरे अनुसार वैसा क्षेत्र जहां भौतिक सुख सुविधा की हर वो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो नगरीकरण कहलाता है। और जहां से नगरीकरण की शुरुआत तो होती है, कृषि मूलक सभ्यता समाप्त हो जाती है। यही इसी जगह को देख लीजिए। कभी खेती होता होगा, कभी जैसे ही घर बने खेती वाली भूमि समाप्त हो गई। वर्तमान भारत की 28% जनसंख्या, वर्तमान भारत की 28% जनसंख्या नगर में निवास करती है। इसलिए भौतिक सुख सुविधाओं की जो चीजें हैं, वैसी चीजें जो भौतिक सुख सुविधा के लिए प्राप्त की जाती है, जहां आसानी से मिल जाए। अब भौतिक सुख सुविधा क्या? अमित सर को गर्मी लग रही है तो खिड़की खोल दिए और गर्मी लग रही है, पंखा चालू कर दिए और गर्मी लग रही है, कूलर ले लिए और ज्यादा गर्मी लग रही है, एसी ले लिए, अब और ज्यादा गर्मी लगेगी तो बर्फ पे सोना पड़ेगा। होगा ना? सीधी सी बात है। तो भौतिक सुख सुविधा की वो चीजें जो आसानी से प्राप्त हो जाए जिस जगह से, उस क्षेत्र को नगरीकरण कहकर पुकारा जाता है। तो पहली नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी और दूसरी नगरीय सभ्यता छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे महाजनपद काल कहकर पुकारा जाता है। मुख्य रूप से महाजनपद काल में दो क्षेत्रों में विकास हुआ था। एक तो राजनीतिक स्तर पर 16 महाजनपद अपनी अपनी वर्चस्वता की जंग लड़ रहे थे, वहीं दूसरे क्षेत्र में धार्मिक क्षेत्र पर भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न संप्रदाय की स्थापना या धर्म की स्थापना की गई थी। जैसा कि एक व्यक्ति के द्वारा जहां बौद्ध धर्म की स्थापना की गई, वहीं 2400 जैन तीर्थंकरों के द्वारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। तीर्थंकर एक शब्द, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ ही होता है प्रचारक। तो उन लोगों ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। एक व्यक्ति के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई, वहीं किसी ने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। और शैव धर्म को मानने वाले लोग तो बहुत लोग थे जो शिव के उपासक कहलाते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म को मानने वाले लोगों को नयनार कहकर पुकारा जाता था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 1947 का जो काल है वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। इसके अंतर्गत आप महाजनपद काल भी पढ़ेंगे, मगध के उत्थान के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा गुप्त काल की बात होती है, गुप्तोत्तर काल की बात होती है, 7वीं शताब्दी की बात होती है। बोला जाए तो कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजवंश था जो उत्तर भारत की राजनीति में दखल देता है। दक्षिण भारत के राजवंशों की बात करेंगे जिसमें चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और पल्लव वंश की चर्चा मिलती है। तुर्क आक्रमण की बात करेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। राबर के युद्ध में राजा दाहिर को पराजित करता है और भारत में पहली बार जजिया कर का अधिरोपण होता है और इस्लाम का आगमन होता है भारत में।
700 से 1200 का काल जो है वो राजपूत काल या राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जाना जाता है। वहीं 1206 से 1526 का जो काल रहा उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है, जिसमें 5 राजवंशों ने शासन किया, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। 1526 से लेकर के 1707 का जो काल रहा उसे मुगल वंश के नाम से जाना जाता है। ओवरऑल मुगल वंश की बात करेंगे तो 1526 से लेकर के कब तक? 1857, लगभग 300 वर्षों तक मुगल वंश का भारत में आधिपत्य रहा, जहां 1526 से लेकर के 1707 का जो काल रहा इसमें 6 शासक शासन करते हैं। वहीं 1707 से लेकर के 1857 में कुल 11 शासक शासन करते हैं। मतलब औरंगजेब के पश्चात जो है मुगल वंश कमजोर होता चला गया। तो 1526 से लेकर के 1707 का जो काल रहा वो मुगल काल रहता है, जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब के द्वारा शासन किया गया, जिसमें 2 ऐसे राजा हुए जिन्होंने 50-50 वर्षों तक शासन किया। एक 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक शासन करता है और दूसरा 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक शासन करता है। अब 1707 से लेकर के 1857 का जो काल रहा इसे उत्तरोत्तर मुगल के नाम से जाना जाता है। वहीं 1857 से 1885 का जो काल रहा वो जनजातीय विद्रोह का तो काल रहा ही, साथ में पुनर्जागरण का दौर कहलाता है। अब पुनर्जागरण का दौर होता क्या है? कहा जाता है पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। इटली कहां? बिहार में? यूरोप में। यूरोप में 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण बोले तो फिर से जागना। लेकिन आप मानिए, हम नहीं मानते हैं, विदेशी माने। तत्कालीन समय में भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में प्रारंभ हुई। राजा राम मोहन राय, चाहे हिंदुओं के तरफ से राजा राम मोहन राय जो अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, वहीं मुसलमानों के तरफ से सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने राजभक्त मुसलमान नामक पुस्तक की रचना की। मुसलमानों के शिक्षा सुधार हेतु सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की 1920 ईस्वी में, है ना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, बोला जाए तो वैज्ञानिक समाजवाद 1864 ईस्वी में। और राजा राम मोहन राय जो कि हिंदुओं के पक्षधर थे, पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, जहां हिंदुओं की तरफ से राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे, वहीं मुसलमानों की तरफ से सर सैयद अहमद खां वो भी पाश्चात्य शिक्षा के पक्षधर थे। यहां तक कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहकर पुकारा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहकर पुकारा जाता है, वहीं भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहकर पुकारा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानाडे जैसे लोग समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया। उस समय बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सर्वाधिक बंगाल में रहते थे। देखते हैं ना, भारत के हर बड़े पोस्ट पर दास बाबू, घोष बाबू, बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी मिलेंगे। हाँ, हर बड़े पोस्ट पर अगर आप जाइएगा, हर बड़े पोस्ट पर जाइएगा तो बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी और दास बाबू, घोष बाबू जैसे लोग मिलेंगे। तो यह होता है कि बंगाल में यह जाना जाता है कि आधुनिक भारत में या मॉडर्न इंडिया में अभी भी ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो है बंगाल में ही रहते हैं। बंगाल में हिंदी कम बोली जाती है, ज्यादातर तो बंगला, नहीं तो फिर अंग्रेजी। अंग्रेज गए और पाश्चात्य शिक्षा उनको दे करके गए कि आगे जन्मों जन्मों तक ढोते रहिए। तो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा बंगाल ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया और भारतीय जनमानस को जगाने का प्रयास किया गया। उस समय गवर्नर जनरल वायसराय का दौर चल रहा था, उनके कार्य और सुधार चल रहे थे, उनके द्वारा
क्रूर यातनाएं दी जा रही थी। अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने, आए थे व्यापार करने। कौन चीज का व्यापार करने? मसाला का व्यापार करने आए तो थे, व्यापार करने के लिए। लेकिन जैसे ही अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत करते हैं, धीरे धीरे वो राजनीतिक सत्ता पर काबिज होते हैं। और जैसे ही राजनीतिक सत्ता पर काबिज होते हैं, आज भी यह जान के रखिए कि जो जिसके पास राजनीतिक सत्ता रहेगी उसी के पास शक्ति रहेगी। सत्ता ही शक्ति का रूप है। तो राजनीतिक सत्ता जैसे ही अंग्रेजों के पास आई, उन्होंने भारतीय जनमानस के सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में दखल देना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जो कि रूढ़िवादिता प्रवृत्ति को होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, है ना, और रूढ़िवादिता प्रवृत्ति के होते हैं। रूढ़िवादिता प्रवृत्ति बोले तो क्या, हमारे दादाजी ऐसा किए, हमारे पिताजी वही करेंगे, हम करेंगे, हमारा बेटा करेगा, उसके बाद हमारी संतान करेंगी, है ना। तो सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जैसा ही दखल देना प्रारंभ किया गया, भारतीय जनमानस में आक्रोश व्याप्त हुआ। वो जनजातीय विद्रोह के रूप में उभर कर सामने आया, या फिर 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया। कोई कितना प्रताड़ित करेगा, एक सीमा तो होगी ना। उदाहरण स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता धीरे 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 ऊपर जाती है और उसके बाद डिक्लाइन हो जाता है उसका, एक समय तक ही चरम सीमा पर रहेगी और उसके बाद पतन होना प्रारंभ होगा। उसी तरह जनता, चाहे तो आर्थिक क्षेत्र में सही अस्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो, महालवाड़ी व्यवस्था हो, ददनी प्रथा हो, इन सबों के माध्यम से किसानों को त्रस्त किया जा रहा था। जनता, किसान आंदोलन करने लगे, जनजातीय विद्रोह करने लगे। उदाहरण स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को बैन किया, ठगी प्रथा को समाप्त किया, नरवली प्रथा, बोले तो आप लोग जवान हैं, हम बूढ़े हैं, अब हम लाचार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा? ठीक है, परिवार के आदमी हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चचा हैं, किसी के कुछ हैं, लेकिन आप लोग कीजिएगा क्या? अच्छा, बुढ़वा काम के नहीं रहे तो मार करके खा लीजिएगा। उस समय रिश्ता कोई मायने नहीं रखता है। तो उड़ीसा की खोंड जनजातियों के द्वारा जो यह प्रथा थी, नरबली प्रथा, उसे समाप्त करने का काम लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया, इसीलिए खोंड विद्रोह हुआ था। तो सरकार बोले तो कांग्रेस, अंग्रेज उस समय सरकार कौन थी? अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जैसे ही दखल देना प्रारंभ किया, जनता के बीच आक्रोश व्याप्त हुआ और वो जनजातीय विद्रोह या 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर सामने आता है। उस दौरान जनजातीय विद्रोह देखने को मिलेगा। उस दौरान सामाजिक धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, जो बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा या भारत के कई बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा, दक्षिण भारत से आए चाहे पश्चिम भारत से आए। ये एमजी रानाडे पश्चिम भारत के थे, महाराष्ट्र के थे। तो इन लोगों के द्वारा भारतीय जनमानस में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। वो मुख्य रूप से 1857 से लेकर के 1885 के बीच में हुआ था। इसके बाद 1885 से लेकर के 1947 का जो काल रहता है, उसे 3 चरणों में इतिहासकारों के द्वारा बांटा गया। 1885 से 1905 का जो काल रहा, वो नरम दल का काल रहा, उसे उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी, है ना, WC बनर्जी, ये सब उदारवादी दल के नेता थे। मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग, ये सब उदारवादी नेता थे। कांग्रेस की स्थापना के आगामी 20 वर्षों तक जो भी नेता हुए, किसी का यह मोटो नहीं था कि हम भारत को आजाद कराएंगे। सभाओं के माध्यम से हो या पत्र पत्रिका के माध्यम से हो, उस दौरान पत्र पत्रिका की भी स्थापना हो रही थी। कांग्रेस से अलग हट करके कुछ नेता कांग्रेस में तो थे, लेकिन अलग हट करके अनेक संगठनों की भी स्थापना कर रहे थे। अनेक सभाओं के भी माध्यम से उन लोगों का एक ही मोटो था कि हम भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति में जो भारत जितना कमजोर हो चुका है, उसे सरकार के सामने पेश करेंगे।
और उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। तो जो एक बार सत्ता पर काबिज हो जाता है, सत्ता किसको नहीं प्यारी होता है ना। अब जो एक बार सत्ता पे काबिज हो जाता है तो उसको मन करेगा उतरने का। तो राजनीतिक क्षेत्र में तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करेगा, लेकिन धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कुछ न कुछ कर रहे थे। इसलिए औद्योगिक क्रांति हुई। जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, लघु उद्योग का क्षरण हुआ ना। मशीनीकरण की जैसे ही शुरुआत होगी विदेशों में, जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनीकरण की शुरुआत हुई, हथकरघा उद्योग, लघु उद्योग बंद हो गया। आज भी देखते होंगे, नहीं देखते हैं? हाँ, पहले मिट्टी का बर्तन बनता था सिंधु घाटी सभ्यता में, पाषाणकालीन सभ्यता में। नवपाषाण काल में आप लोगों ने पहिया और चाक का आविष्कार किया। जहां पहिए के आविष्कार से मानव जीवन के आवागमन के साधन में और सुलभ बनाया गया, वहीं चाक के आविष्कार से नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग होने प्रारंभ हो गए। आज वो बंद हो गया। पहिया की जगह टायरों ने ले लिया, है ना। पहिया का जगह, बैलगाड़ी की जगह मोटर गाड़ी ने ले लिया, है ना। एक बार स्टार्ट करते हैं बस, थोड़ी ना हट हट चल 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 करते हैं, नहीं करते हैं आराम से। तो सीधी सी बात है कि उस समय औद्योगिक क्रांति का दौर भी चल रहा था और भारत में हथकरघा उद्योग धीरे धीरे संकुचित अवस्था में जा रहा था। तो 1885 से लेकर के 1905 का काल उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। वहीं 1905 से लेकर के 1919 का जो काल है वो उग्र राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है। उसे गर्म दल कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल में तिलक का सेनापति कहकर उन्हें पुकारा गया है। बंगाल में राष्ट्रवाद का प्रचार करने का जो काम किया गया विपिन चंद्र पाल के द्वारा ही किया गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मास्टर सूर्यसेन, लाला लाजपत राय, है ना, ये सब जो थे गर्म दल के नेता थे। जैसे ही भारतीय राजनीति में गर्म दल का प्रवेश होता है, उनका एक ही मोटो था, भारत की आजादी। उसके बाद 1919 से 1947 का जो काल रहता है, उसमें उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उस गांधी युग में गांधी जी के द्वारा, जैसे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हो, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हो, 1919 में खिलाफत आंदोलन हो, 1920 में असहयोग आंदोलन हो, चाहे 1921 में मोपला विद्रोह हो, 1930 में या 1928 में बारदोली सत्याग्रह हो, 1930 में दांडी मार्च की बात कही गई हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कही जाए हो, या फिर 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हो, या 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हो, गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी के द्वारा अनेक समाज सुधारक काम भी किए गए। साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। 1932 में घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजनों के उत्थान हेतु हरिजन सेवक संघ नामक संगठन की स्थापना पुणे में की गई थी। गांधी जी के द्वारा पत्रिका की भी स्थापना की गई। 1903 में इंडियन ओपिनियन, 1919 में नवजीवन, 1919 में यंग इंडिया। यंग इंडिया एक पत्रिका भी है और एक पुस्तक भी है। गांधी जी की पत्रिका यंग इंडिया थी और लाला लाजपत राय की यंग इंडिया पुस्तक थी। याद रखिएगा, यंग इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है और यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका है। और गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की भी स्थापना की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हरिजनों के उत्थान की बात कही गई 1932 में। 1946 का दौर आता है, कैबिनेट मिशन की बात होती है और माउंटबेटन घोषणा पत्र होता है 3 जून 1947 ईस्वी को, जिसे जून घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। यही इतिहास है।